हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब। आज हम जनरल स्टडीज के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे जनरल स्टडीज में क्या पढ़ना होता है, और आज हम एक टॉपिक भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप किसी भी एग्जामिनेशन को ले लो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। देखेंगे जनरल स्टडीज में थोड़ा, इसमें आपको पता है कि जैसे चार इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं इसके: पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो इतने हैं, तो सारे का जो लेवल है ना वो हम पीसीएस का मेंटेन करेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। और आज जो हम क्लास करेंगे ना उसकी डिटेल्ड थ्योरी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम देखेंगे ना वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप इससे किसी कोई भी एग्जाम आप दे लो, एसएससी, रेलवे, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे लो वनडे, तो आपको इसमें यहाँ से क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो देखेंगे, आज स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। तो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिटी। देखिए, इसका डिटेल पॉलिटी में क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि आज हम एक टॉपिक कवर आउट करते हैं शॉर्ट में, और ये आज का जो टॉपिक होगा इसका डिटेल थ्योरी अप टू पीसीएस लेवल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखो, पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स। ओके, यानी मौलिक अधिकार। ये जो टॉपिक है ना, आप कोई भी एग्जाम दे लो, आपको यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएंगे। फंडामेंटल राइट से हर एक एसएससी के एग्जाम में, या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, टीआरडी का एग्जाम हो, या आपको रेलवेज का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम थोड़ा वनडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इसकी डिटेल्ड थ्योरी नेक्स्ट क्लास में हम अपलोड करेंगे। अभी देखते हैं इसमें क्या 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 है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, और इसकी एक और क्लास होगी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल्ड थ्योरी के साथ। आज हम जो है ना, पहले हम ये याद करेंगे कि कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग कौन सा मौलिक अधिकार होता है, जो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 21 का ए, या इसको बोलते हैं आर्टिकल 21 का क, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, तो इसको राइट टू एजुकेशन कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, तो ये क्या है। तो आर्टिकल 21 का आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आर्टिकल 21 का क और आर्टिकल 21 ए क्या है, तो राइट टू एजुकेशन है। तो आज हम देखेंगे कौन सा आर्टिकल इसके अकॉर्डिंग आता है और उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोविजन दिए गए। डायरेक्ट आर्टिकल देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का जो क्लास है वो वनडे एग्जामिनेशन को डेडिकेटेड है, मतलब एसएससी और वनडे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं। इस टॉपिक पे पीसीएस लेवल पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखें, तो फंडामेंटल राइट का थोड़ा सा एक बात जान लो। देखिए, ये जो था, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था ना, वो किंग जॉन के द्वारा दिया गया था 1215 ईस्वी में। ठीक है, ये किंग जॉन के द्वारा इंग्लैंड में दिया गया था, वहाँ के नागरिकों का कुछ अधिकार सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने आपको पहले कहा कि वनडे एग्जामिनेशन से फोकस होगा हमारा आज का क्लास। तो देखेंगे मैग्ना कार्टा, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। थोड़ा सा इसका इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पे आते हैं। देखो क्या है, तो सबसे पहला डिमांड, फर्स्ट डिमांड जो था, जो कि वर्बल था यानी मौखिक था, इसका कोई रिटर्न नहीं था। फर्स्ट वर्बल डिमांड जो था फंडामेंटल राइट का, फर्स्ट वर्बल डिमांड, पहला जो मौखिक मांग थी, प्रथम मौखिक मांग जो थी, इसका जो फर्स्ट डिमांड था, वर्बल डिमांड था, वो एनी बेसेंट ने रखा था। एनी बेसेंट ने रखा था फर्स्ट वर्बल डिमांड इसका। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में पहला मौखिक मांग, मौलिक अधिकार का किसने रखा था, तो एनी बेसेंट ने रखा था। ठीक है, फर्स्ट रिटन डिमांड, पहला रिटन लिखित डिमांड जो था, है ना, पहला लिखित डिमांड जो था वो नेहरू रिपोर्ट,
नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में बन के आई थी, उसमें रखा गया था फर्स्ट रिटन डिमांड, पहला लिखित डिमांड जो था, पहला लिखित मांग जो था, है ना, वो नेहरू रिपोर्ट में 1928 में रखा गया था। अभी 3 क्वेश्चन हमने देखा कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है, और फिर पहला जो मौखिक मांग था, पहला वर्बल डिमांड जो था वो एनी बेसेंट ने रखा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पहला लिखित मांग किसने रखा था, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में रखा गया था। और ये नेहरू रिपोर्ट जो है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लू प्रिंट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट को ब्लू प्रिंट के नाम से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ब्लू प्रिंट किसे कहते हैं, भारतीय संविधान में ब्लू प्रिंट किसे कहा जाता है, तो नेहरू रिपोर्ट को, ठीक है। 1928 में ये रिपोर्ट आई थी, और ये डिमांड जो था ना, ये मोतीलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो अगली मांग है वो, तो हम जान रहे हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में आया कैसे, ठीक है। तो देखेंगे थोड़ा, देखिए इसका जो, थोड़ा मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखिए इसके बाद, देखिए प्रथम मांग, प्रथम, हाँ, इसके बाद ये तो हो गया कि फर्स्ट रिटन मांग नेहरू रिपोर्ट में आया था। उसके बाद 1931 में कांग्रेस का, है ना, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन यानी कराची सेशन में इसका मांग रखा गया था 1931 में, जिसके प्रेसिडेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, इसके प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो पहला आपसे पूछा, देखिए थोड़ा पैटर्न वाइज याद रखिएगा। सबसे पहला मौखिक मांग, जो वर्बल डिमांड था, वो एनी बेसेंट ने रखा था। पहला रिटन डिमांड कहाँ हुआ, नेहरू रिपोर्ट में 1928 में, जिसको ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। ये मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका मांग था, वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में रखा गया, और इसी साल एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने इसका डिमांड रखा था, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने इसे अनसुना कर दिया। समझ में आ रहा है। तो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी इसका मांग रखा गया था। इसके प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये कौन सा सेशन था, कराची सेशन था, ओके। इसके बाद इसका सेकेंड, इस सेम ईयर में 1931 में ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भी इसकी मांग अंग्रेजों के पास रखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अनसुना कर दिया, ओके। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या हुआ इसके आगे। तो जब ये सुनिश्चित हो गया, जब ये क्लियर हो गया कि संविधान सभा बनेगी, ओके, तो उसमें ऐड करना था ना फंडामेंटल राइट, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट तो अपने पास पहले से था। तो जब ये क्लियर हो गया कि संविधान सभा बनेगी, तो उसमें फंडामेंटल राइट को ऐड करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई। जब ये क्लियर हो गया कि फंडामेंटल राइट बनेगा, तो फंडामेंटल राइट को ऐड करना है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उस समय, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी का गठन किया, जिसको तेज बहादुर सप्रू समिति, तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किया फंडामेंटल राइट्स को के बारे में थोड़ा अध्ययन करने के लिए, ताकि उसको कैसे, उस समय जो संविधान सभा बनी थी उसमें ऐड करने के लिए, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ऐड करने के लिए। तो इस समिति ने इसका अध्ययन किया, मौलिक अधिकार का अध्ययन किया अकॉर्डिंग टू नेहरू रिपोर्ट। इसने 2 आधार बताया, 2 बेसिस को लिया। एक कहा कि वैसे कुछ अधिकार हैं जिसका हनन होने पे, जिसका वायलेशन होने पे, या वो अधिकार आपसे छीन जाता है, तो आप न्यायालय में जाकर, यानी कोर्ट में जाकर आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो, ठीक है। वैसे अधिकार जिनका हनन होने पर आप न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकते हो, वैसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा। यानी मौलिक अधिकार का डिफिनेशन भी यही है कि वैसे अधिकार जिनके हनन होने की दशा में, यानी आपका मौलिक अधिकार छीन जाता है, तो आप किसी भी न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाकर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, और वो न्यायालय आपका मौलिक अधिकार वापस देना सुनिश्चित करेगी।
तो तेज बहादुर सप्रू समिति ने तेज बहादुर सप्रू कमेटी तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट के आधार पर दो तरह की बातें कही कि वैसे अधिकार जिनका हनन होने पर आप न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकते हो, वैसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाए, और वैसे अधिकार जिनका हनन होने पर आप न्यायालय में केस दर्ज नहीं कर सकते हो, वो जो सिर्फ और सिर्फ राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य आपको वो अधिकार देती है या नहीं देती है। वैसे अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी ओके कहा गया। यानी जब जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्ययन के लिए इस कमेटी को अनुशंसित दिया इनके बारे में कि आप इसको पढ़ो, समझो और बताओ कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ऐड करना है। तो इस कमेटी ने रिपोर्ट जारी किया, उसके अकॉर्डिंग दो तरह की बातें कही गई। पहला, वैसे अधिकार जिनका हनन होने की दशा में, यानी उनसे अधिकार आपसे छीन जाता है, तो आप न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकते हो, वैसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहा। तथा वैसे अधिकार जिनका हनन हो भी गया तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, वो राज्य पर डिपेंड करता है कि राज्य आपको वो अधिकार देती है या नहीं। वैसे अधिकारों को राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कहा गया। अब थोड़े बारे में इसके बारे में और जान लेते हैं। मौलिक अधिकार है ना, यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये पार्ट 3 में आता है, यानी भाग 3 का भाग है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको पढ़ना है मौलिक अधिकार। आपसे एग्जाम पूछा जाए तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। कौन से भाग में है, पार्ट 3 में है। आर्टिकल कितना, 12 से 35। ओके, सेम वे में राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में है, ठीक है। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, ओके, आयरलैंड से लिए गए। और कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 36 टू 51। समझ रहे हो मेरी बात को, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहला जो मौखिक मांग थी, सबसे पहला जो वर्बल डिमांड था, वो एनी बेसेंट ने रखा था। उसके बाद जो पहला रिटन डिमांड था वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में रखा गया था, जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, ओके। उसके बाद जो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसके प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वहां पे मौलिक अधिकार की मांग रखी गई। सेम ईयर में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने मौलिक अधिकार की मांग रखी थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद बात करते हैं, जब ये निश्चित हो गया कि संविधान सभा बनेगी और मौलिक अधिकार को जोड़ा जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम तेज बहादुर सप्रू समिति था। और ये समिति को मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करने को कहा गया, ताकि उसको संविधान में जोड़ा जा सके। तो इस समिति ने दो तरह की रिपोर्ट जारी की। पहला क्या था कि अधिकारों को दो भाग में बांट दिया। एक्चुअली में क्या बांटा कि वैसे अधिकार जिनका हनन होने की दशा में आप न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकते हो, तो वैसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहा। तथा वैसे अधिकार जिनके हनन होने की दिशा में आप न्यायालय में मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हो, जो पूर्ण रूप से राज्य पर निर्भर करता है कि वो आपको अधिकार देगी या नहीं देगी, वैसे अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा। इज दैट क्लियर, ओके। तो हम लोग आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या क्या है। आप आर्टिकल के साथ याद, आज का मैंने पहले आपको कहा कि एक क्लास 1 डे एग्जामिनेशन को डेडिकेटेड है, तो आप आर्टिकल पूरा याद कर लो कि मौलिक अधिकार में किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट्स बनाते चलेंगे अगेन, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते चले, ताकि जो ये स्टूडेंट देखना चाहें उनको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होगा, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। चलिए देखेंगे क्या होता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात याद रखेंगे दो तीन बातें। तो ये संविधान के भाग यानी पार्ट किस में आता है ना, पार्ट यानी भाग 3 में आता है। जैसे बुक में चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे ही संविधान में भाग है, ठीक है। तो भाग 3 में आता है। और आर्टिकल यानी अनुच्छेद, तो 12 से 35। अगर आपको 12 से 35 याद है ना, तो आपको बहुत, ये देखो ये ऐसा टॉपिक है ना जिससे हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना ही आना है, डेफिनेटली आना है, ओके। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में ये है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ये तीनों बात आप याद रखेंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या होता है मौलिक अधिकार और उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन दिया गया, ठीक है। तो प्रारंभ में ये 7 थे, स्टार्टिंग में ये 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी था, जिसको हटा दिया गया बाद में, ठीक है। चलो देखेंगे क्या क्या है।
चलो देखो फंडामेंटल राइट्स, तो पहला जो है वो है समानता का अधिकार। मैं हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आसानी से समझ पाएंगे, और इंग्लिश में बता रहा हूँ, बाइलिंगुअल है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो समानता का अधिकार है ये आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 है, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 है, ठीक है। समझते चलिएगा, समानता का अधिकार क्या है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ये क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आर्टिकल 23 एंड 24। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आर्टिकल 25 टू 28, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 एंड 30। 31 को हटा दिया गया है, 31 जो था ना वो हट गया है। इसके बाद लास्ट आपका बचता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी, आर्टिकल नंबर 32। तो देखो इतना पढ़ना है मुख्य मौलिक अधिकार में। आप कह रहे होंगे कि फंडामेंटल राइट्स तो 12 से 35 तक होता है, तो 33, 34, 35 कहाँ गया, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले फंडामेंटल राइट नहीं होता, ये है थोड़े स्पेशल प्रोविजन से 33, 34, 35 के अंदर, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले आप देख लो, तो इतने हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। यहाँ से आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे का एग्जाम दे लो, एसएससी का एग्जाम दे लो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे लो, वन एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18, ये जो है ना राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके। शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, and last one is right to constitutional remedies, ओके। तो इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। समानता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ये सबसे पहले आप याद रखेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 एंड 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर, ये जो आपका संवैधानिक उपचार है 32, ठीक है। एक एक पे आएंगे। आज का क्लास डेडिकेटेड है वनडे एग्जामिनेशन को लेकर, और इसका डिटेल्ड, ये के बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे अप टू पीसीएस लेवल, जितना भी टॉपिक देख रहे हो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक से, ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विथ राइट टू इक्वालिटी। दिस क्लास इज फोकस्ड on one day examinations like SSC and other government examination, okay। चलिए, तो सबसे पहले आर्टिकल 12 क्या है ना, आर्टिकल नंबर 12 है आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य क्या होता है, ये हम लोग ऐसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अब तो पीसीएस लेवल, तो हम बताएंगे कि राज्य क्या होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आर्टिकल अभी तत्काल के लिए आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 12। इसके बाद आता है आर्टिकल 13, ओके। आर्टिकल 13 में क्या दिया है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा की परिभाषा,
यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स के बारे में अमेंडमेंट करने का अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कंट्री में तो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो अमेंडमेंट मौलिक अधिकार के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, इसी को हम लोग न्यायिक समीक्षा कहते हैं, तो थ्योरी ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक था। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है समानता का अधिकार है। देखिए क्या क्या होता है, ये याद रखेंगे। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 इज थ्योरी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ओके, अब आता है नेक्स्ट समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। यानी आर्टिकल नंबर कितना से कितना था बताओ? 14 to 18, एक एक करके देखेंगे, है ना। आर्टिकल 14 देखेंगे सबसे पहले क्या होता है। देखो, तो आर्टिकल 14 कहती है समानता। सबसे पहला है, इसको हिंदी में कहते हैं विधि के समकक्ष, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नज़र में सब कोई समान है, वो कोई हो, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन आते हैं, वो मैं बताऊंगा जब मैं पीसीएस लेवल पे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून की नज़र में सभी समान है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 15, ये कहता है कि जाति, कास्ट, कलर, जेंडर, है ना, जाति, लिंग, वंश, धर्म यानी रिलीजन के आधार पर समानता, सभी एक जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जाति, वंश, लिंग, धर्म के अकॉर्डिंग सबको सब सारे के सारे एक जैसे माना जाता है। हमारे सभी को एक जैसा माना जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जाति कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, वंश कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, एक जैसा माना जाता है। यानी समानता का अधिकार में आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? देयर इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी हमारे संविधान में विधि के समक्ष समानता है, कानून के नजर में सभी समान है। दूसरा, जाति, लिंग, वंश और धर्म के आधार पर सभी समान है। आर्टिकल नंबर 16, जो लोक नियोजन होता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है, उसके अवसर में सभी को समानता मिलना चाहिए। यानी लोक नियोजन, यानी जो हमें जॉब होता है, गवर्नमेंट जॉब, है ना, उसमें सभी को फॉर्म भरने का अधिकार है। सभी के सभी आप एग्जाम दे सकते हैं, पास करना नहीं करना वो आपके मेरिट पे डिपेंड करता है, लेकिन आप एग्जाम तो दे सकते हो, आप इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है, यानी गवर्नमेंट सबको मौका देती है जॉब में आने के लिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का आता है। आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का, देखो, जो अनटचेबल्स थे पहले के जमाने में, बहुत छुआछूत, अनटचेबल्स, ये सब बहुत चलता था ना, इसको इंड कर दिया गया है। नया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, समझ में आ रहा है, इसमें इसको क्या कर दिया गया? अस्पृश्यता का अंत, यानी एंड ऑफ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या कह सकते हो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, जो है ना, इसको एंड कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत। यानी अब हम पहले बहुत होता था ये छुआछूत वाला, कि हाँ ये छोटे जाति के लोग हैं, इनको छूना नहीं है, ये वो, इसको हटा दिया गया, अस्पृश्यता का अंत। और लास्ट है आर्टिकल नंबर 18, एंड ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत या बहिष्कार, जो भी कहो, एंड ऑफ टाइटल्स या बहिष्कार भी बोल सकते हो, एंड ऑफ टाइटल्स। समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 to 18। तो याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? कानून की नजर में सभी समान है। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? जाति, लिंग, वंश और धर्म के आधार पर सभी समान है। 16 क्या कहता है? कि लोक नियोजन में सभी को बराबर का अवसर मिलता है, मतलब आपको जॉब में आना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आपको सभी को मौका मिलेगा। ठीक है,
17 क्या कहता है कि कोई भी छुआछूत के आधार पे किसी तरह का जो हमारा जो अस्पृश्यता का अंत हो गया है, मतलब अब कोई छुआछूत वाली बातें नहीं होती, अब कोई भी अनटचेबल नहीं है। ठीक है। और 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। ओके, तो ये है आपका समानता का अधिकार। याद रखेंगे समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 क्या क्या है। आर्टिकल नंबर 4 देखिएगा, आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि कानून के नजर में सभी समान है। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और वंश के आधार पर सभी समान है। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि लोक नियोजन में सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए। 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। और 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। खत्म हुआ आपका फंडामेंटल राइट। देखिए याद रखेंगे तो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन व्यवस्था की समानता पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 16 संबंधित है, इसमें 4 ऑप्शन देकर आपको ये भी दिखेगा, तो आप वहां पे दिखेगा लोक नियोजन के अवसर में समानता, उसको टिक आउट कर दो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए। अगला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे। देखो, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, अगला जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, ये क्या होता है? अब देखो, ये है आर्टिकल नंबर 19 टू 22। ये भी देखेंगे क्या करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 19। तो 19 के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए, आप याद रखेंगे। देखो 19 में सबसे पहला क्या दिया हुआ है कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति, अब इतना हैवी वर्ड तो लग रहा होगा हिंदी का, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी मतलब आपको बोलने की आजादी है, राइट टू बोलने को और अपना विचार प्रकट करने की आजादी है, राइट टू स्पीच ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता किस में होता है, आर्टिकल नंबर 19 का 1 गया, 19 का क भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 से स्टार्ट होता है। देख लो 19 में बहुत सारा है, पहले 19 खत्म करेंगे, फिर 20, फिर 21, फिर 22। ओके, तो 19 क्या बोलता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने का, वाक मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति मतलब टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ओके, तो आपको बोलने की और अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने का पूरा फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट है निशस्त्र निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। भारत में आप कहीं भी आप असेंबली कर सकते हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट। और ये निशस्त्र सम्मेलन जो है ना, ये शांतिपूर्ण होना चाहिए। रिमेंबर, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, शांतिपूर्ण कह सकते हो। शांतिपूर्ण निशस्त्र सम्मेलन का करने की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ पीसफुल पीसफुल असेंबली, है ना, असेंबली विदाउट आर्म्स। यानी आपको भारत में क्या क्या है, देखो किस किस चीज की स्वतंत्रता दी गई। सबसे पहला है कि आपको बोलने का और अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है। नेक्स्ट है, आप असेंबली कर सकते हो, किसी भी तरह का आप संगठन मीटिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो मीटिंग पीसफुल होना चाहिए, मारपीट नहीं। और दूसरी बात, आर्म्स नहीं होने चाहिए उसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीसरा है संघ एवं संगठन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस। जो भी यूनियन देखते हो, बहुत सारे आजकल वो हैं, संगठन है ना, उसको बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, फोर, समझ में आ रहा है? शांतिपूर्ण निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन में भारत में तुम कहीं भी आ जा सकते हो। नेक्स्ट है, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट
अक्रॉस इंडियन टेरिटरी। समझ में आ रहा है, कहीं भी आ जा सकते हो। देख लो, 5 है, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप बस सकते हो भारत में। ठीक है, भारत में आप कहीं भी बस सकते हो, आपको कहीं भी रहने का मन है, कहीं भी घर बनाने का मन है, आराम से आप वहाँ पे रह सकते हो। कुछ क्राइटेरियाज है फॉलो करने होते हैं, लेकिन ऐसा स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, देखो उसको 19 का ए भी बोलते हैं, याद रखेंगे एग्जाम में कभी बी देकर पूछ देता है, सी है ना, डी, फिर ई। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या है। और देखिए क्या क्या है, वो फिर से देख लीजिए 19 में क्या क्या है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, आपको बोलने और अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का स्वतंत्रता है। आप कहीं भी मीटिंग कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी बच सकते हो। और एक जो एफ था वो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार जो था। जी जो है, एक आप ध्यान रखेंगे, जी यानी 6 7 जो है आपका, है ना, 7 में जी एफ को हटा दिया गया, एफ जो था ना उसको हटा दिया, संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया। तो जी क्या बोलता है, देखो जी क्या बोलता है कि आप किसी भी वृत्ति, व्यवसाय या किसी भी चीज को आप अपना सकते हो, किसी भी वृत्ति की, कोई भी ट्रेड, कोई भी व्यापार कर सकते हो, है ना, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, इसकी आज़ादी आपको दी गई है। तो इतनी सारी आज़ादी आपको, या इतनी सारी फ्रीडम आपको 19 आर्टिकल के अकॉर्डिंग दी गई। तो याद कर लेंगे 19 में कॉम में क्या है बोलो, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे। 19 के कम 19 के ए में क्या ऐसे पूछा था एग्जाम में, 19 ए इज डिफाइंड एज राइट टू, है ना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, freedom to form unions, right to freedom of movement across Indian territory, right to freedom to reside any part in the whole India. Next to right to adopt any trade or business. Okay, ये है आपका आर्टिकल नंबर 19। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 20। समझ में आ रहा है इतना, देखिए इसको नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। देखिए आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 देखिए क्या है। आर्टिकल नंबर जो 20 है वो है दोष सिद्धि। दोष देखिएगा, दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ कन्विक्शन। ये क्या होता है थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 20 जो से, मतलब किसी भी व्यक्ति को, है ना, जबरदस्ती आप गवाह नहीं दिला सकते कि उसने क्राइम किया है। अगर उस व्यक्ति को सजा होना है तो उसको उस समय के प्रचलित कानून के अकॉर्डिंग ही उसको सजा मिलेगा। और क्या है, एक व्यक्ति को एक ही सजा, एक ही गलती के लिए दोबारा सजा नहीं मिलता है। इसी को कहा जाता है दोष सिद्धि से संरक्षण। एक बार फिर से सुन लो, दोष सिद्धि से संरक्षण का मतलब है कि एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को जो सजा मिलता है, तो सजा में क्या क्या प्रोविजन दिया गया है कि अगर वो मान लो कि उस व्यक्ति को जबरदस्ती अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है उस व्यक्ति को अगर सजा मिलना है तो उस समय के जिस समय में उसको सजा मिल रहा है उस समय के प्रचलित कानून के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगा। थर्ड वन इज कि आपको वो सजा जो देना है ना, उसके लिए वो जो गलती किया है ना उसने, उसको एक, उस गलती के लिए एक ही सजा मिलेगा, दोबारा नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं दोष सिद्धि से संरक्षण। ओके, आर्टिकल नंबर नेक्स्ट है 21। ये डिस्कस करूंगा मैं जब मैं मैंने आपको पहले ही कहा कि नेक्स्ट वीडियो अप टू पीसीएस लेवल होगा, अभी तत्काल याद कर लो। आर्टिकल नंबर 21, इसको कहा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या है कि बिना विधिक प्रक्रिया के, बिना लीगल एक्शन के किसी भी व्यक्ति से उसकी लाइफ को छीना नहीं जा सकता। समझ रहे बात को, यानी आप जब तक आप पे लीगल एक्शंस नहीं होंगे, कोर्ट आपको सजा नहीं दे सकती, तब तक आपका प्राण नहीं छीना जा सकता, आपको कोई मार नहीं सकता। इसी को कहा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
इन दोनों आर्टिकल की एक खूबी है, क्या खूबी है याद रखेंगे, किसी भी स्थिति में इमरजेंसी भी लगने दो, अगर कंट्री में इमरजेंसी भी लग गया ना, तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमेशा अप्लाइड रहेंगे इवन इन द इमरजेंसी सिचुएशन। बाकी सारे के सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छीना नहीं जाता, ये आपके साथ रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि आपातकाल की स्थिति में कौन से मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता, तो वो आर्टिकल है 20 और 21। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है बोलो? दो सीधी से संरक्षण, समझ में आ गया क्या होता है, मैंने अभी तुरंत बताया, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 20 है दो सीधी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ कन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट है 21। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये बाद में आया, लेकिन ये यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देख लो स्टेट लेवल पे, अभी बिहार एसएससी का एग्जाम होना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं वही टॉपिक कवर करता हूँ फर्स्ट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 का कॉ, 21 तो आप जान ही गए, 21 का कॉ इसको कहा जाता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू, देखिएगा, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसको आप याद रखेंगे, कुछ जो मैं डेटा बीच में लिखवाता हूँ ना, उसको साथ साथ समराइज करते चलना। शिक्षा का अधिकार को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 86 संवैधानिक सुधार 2002 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 21 क में जोड़ा गया था। इसके अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। समझ में आ रहा है ना, क्या है बोलो? अनिवार्य है। ठीक है, अब इसके बारे में 3 आर्टिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, आप याद कर लो। ठीक है, देख लो। तो राइट टू, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा 21 का क क्या है, तो यह है आपका शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसको कौन से एक संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था? सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक सुधार। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे 3 आर्टिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 21 का क है, इसी से रिलेटेड है, शिक्षा का अधिकार। तो ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट है ना, राज्य इसको लागू करता है। ये है आर्टिकल नंबर 45। समझ में आ रहा है ना, ये जो है ना राज्य लागू करता है। और एक और है, पेरेंट्स का कर्तव्य है, पेरेंट्स का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन यानी 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दें। ठीक है ना, ये आर्टिकल नंबर 51 में दिया हुआ है। ठीक है, याद रहेगा, 3 आर्टिकल हैं। ये है आपका 21 का क, 45, 51 का 51। तो ये तीनों प्रोविजंस आपको शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड एग्जाम में कोई एक देकर पूछा जाता है। ठीक है, किस समझ में आ गया किसका क? हम बढ़ेंगे 22 की तरफ, देखो। याद करते चलेंगे साथ में, तो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, है ना। देखिए क्या क्या है, देखिए अगला है 22, आर्टिकल नंबर 22 और स्वतंत्र अधिकार का लास्ट, अवैध गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। तो ये क्या होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, अगर आप अरेस्ट हो जाते हो, अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो गिरफ्तारी की दशा में भी आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जिसके अकॉर्डिंग आप वहां से निकल सकते हो, या अगर वो गिरफ्तारी गलत है तो आप अपनी दावेदारी कोर्ट में रख सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं अवैध गिरफ्तारी से संरक्षण। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ स्वतंत्रता का अधिकार, रिवीजन करिएगा। ठीक है, 19 बताया मैंने, 20 बताया दो सीधी संरक्षण, 21 बताया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 का बताया शिक्षा का अधिकार, 22 है अवैध गिरफ्तारी से संरक्षण। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखते चलिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें दो ही है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल नंबर 23
और एक आर्टिकल नंबर 24। मैं दो समझा देता हूँ, दोनों देखो ये क्या है। देखो, तो ये बोलता है कि जो मानव व्यापार होता है, मानव व्यापार, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करना चाहिए। मानव व्यापार का निषेध होता है, ठीक है। और जबरन श्रम, जबरन श्रम यानी इन्फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करा सकता, इसको कहते हैं जबरन श्रम। ये आपका अगर कोई ऐसे करता है तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर सकते हो। उसको जबरन श्रम कहा जाता है, इन्फोर्स लेबर कहा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 23 कहता है, देखो ये शोषण से रिलेटेड, आपका मानव व्यापार हो रहा है तो आपका शोषण हो रहा है, आपका जबरन श्रम, आपसे ज्यादा मेहनत कराया जा रहा है तो भी आपका शोषण हो रहा है। तो ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये दो तरह का शोषण शोषण दिया हुआ है, यानी दो तरह का एक्सप्लॉयटेशन दिया हुआ है आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग। क्या क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव व्यापार बिल्कुल निषेध होना चाहिए, का निषेध, ठीक है, इसको मना किया गया है। और बाल जबरन श्रम का निषेध, ये आर्टिकल नंबर 23 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज बाल श्रम, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, कितने साल बोलो, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कहीं भी फैक्ट्री में या कहीं भी दुकान में काम करते हो देखते हो तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, यानी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण दो तरीके दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, 23 एंड 24। 23 कहता है मानव व्यापार और जबरन श्रम नहीं होना चाहिए। मानव व्यापार ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप समझते हो, तो पहले दास, मानव आदमी को ना कुत्ता जैसा मतलब बेच दिया जाता था, मतलब दूसरे दूसरे लोग खरीदते थे, आदमी का व्यापार होता था, जैसे वस्तुओं का व्यापार होता है वैसा, वो बंद किया गया, ठीक है। और जबरन श्रम, जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करा सकता। नंबर 2 बाल श्रम, आपका 24 में बाल श्रम दिया हुआ है, यानी चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये आपका शोषण के विरुद्ध का। नेक्स्ट है अगला, ध्यान देखिए मैंने आपको पहले कहा ये वन डे एग्जामिनेशन को टारगेटेड है, तो यू शुड नो द आर्टिकल्स एंड द प्रोविजन अंडर द आर्टिकल्स, इतना ही काफी होता है वन डे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल अप टू पीसीएस लेवल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे। अगला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखते चलेंगे आप। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अभी इसमें 4 आर्टिकल है, देख लो। आर्टिकल नंबर 25 है ना, तो ये क्या कहता है, देख लो। आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म को अंतःकरण से अपनाने की स्वतंत्रता, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, आप चाहो तो किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यानी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, दैट इज आर्टिकल नंबर 25, यू कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन यू वांट, ओके, ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 में। आर्टिकल नंबर 26 में क्या है कि आप उस धर्म से संबंधित कार्य मैनेजमेंट कर सकते हो, मतलब आपको धर्म का प्रचार करना है या कुछ करना है धर्म धार्मिक कार्यों से रिलेटेड, यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंध, है ना, इसका कोई भी तुम मैनेजमेंट कर सकते हो, मतलब आपको पूजा वूजा कराना है या आपको पूजा वूजा कराना है, समझिएगा, धार्मिक कार्यों का प्रबंध, यानी आपको पूजा कराना है या कोई भी आप धार्मिक प्रबंध कराना चाहते हो, मतलब अपना आपको धार्मिक कार्य से रिलेटेड कोई काम है, उसके लिए भी आज़ादी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको धार्मिक कर नहीं देने, धार्मिक करों का निषेध, मतलब आपको टैक्स नहीं देना, रिलीजियस टैक्स होता है ना, उसका उसको अबॉलिश किया गया, उसका बहिष्कार किया गया, ठीक है, आपको नहीं दिया। पहले होता था, पहले जब राजा महाराजा होते थे मुगल काल में, तो जजिया जकात बहुत सारे तरह के धार्मिक कर देने होते थे, अब ऐसा नहीं है, इसको हटाया गया, रिलीजियस जो टैक्स था उसको हटाया गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 28 जबरन धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा का बहिष्कार, यानी देखो ये क्या है कि आपको जबरदस्ती, अगर आप किसी भी धर्म के हो तो आपको ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसका धार्मिक शिक्षा लेना ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसका बहिष्कार कर सकते हो। जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा को आप नहीं ले सकते, आपको जबरदस्ती कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, समझ में आ रहा है ना। यानी इन्फोर्स जो रिलीजियस टीचिंग होते हैं वो
जबरदस्ती आपके साथ कोई नहीं कर सकता। आपको इच्छा है तो पढ़ो, अपने धर्म के बारे में शिक्षा लो, नहीं इच्छा है मत पढ़ो। तो ये 4 तरह के धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया। देख लो, पहले आपको धर्म को मानेंगे, तो कैसे याद रखेंगे? 25 पहले धर्म को मानेंगे, उससे रिलेटेड प्रबंध करेंगे। अगर कोई टैक्स लेता है, धार्मिक टैक्स लेता है तो नहीं देंगे, और जबरदस्ती कोई शिक्षा ग्रहण करने को बोलता है धार्मिक, तो हम नहीं करेंगे। तो ऐसा 5 तरह का प्रोविजन है 28 तक। ठीक है, हम लोग बढ़ रहे हैं तेजी से, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और बहुत टफ लगता है बच्चों को कि याद कैसे करें, है ना। थोड़ा 2-3 बार वीडियो प्ले करके देखो, दिमाग में घुस जाएगा। देखो, नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये क्या होता है? राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। ये क्या होता है? यानी आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। देखो, बहुत आसान है। देखो, तो ये दोनों है ना, ये एक्चुअली में माइनॉरिटीज के लिए बनाए गए हैं, जो भी अल्पसंख्यक है ना उनके लिए बनाए गए। तो 2 तरह के भारत में अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। एक जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, मतलब जो आपको धर्म के मामले में कम है, जैसे क्रिश्चियंस धर्म के मामले में कम है। एक होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक, जिनको बोलने वालों की संख्या कम है, भाषाई अल्पसंख्यक। आपको पता है कि अल्पसंख्यक को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं ना। तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में इन अल्पसंख्यक के बारे में दिया गया। तो आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं, है ना, जितने भी माइनॉरिटीज हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज, है ना, उनको अपना स्क्रिप्ट यानी लिपि, है ना, भाषा यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट भाषा, भाषा लिपि, इसको संरक्षित करने का, इसको कंजर्व, समझ रहे हो बात को, इसको संरक्षित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वो अपने भाषा और लिपि को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, भाषा अल्पसंख्यक को अधिकार दिए गए आर्टिकल 29 में कि वो अपने लिपि और भाषा और संस्कृति, समझ रहे हो बात को, यानी कल्चर, इसको, है ना, वो संरक्षित कर सकते हैं। मीन्स दिस प्रोविजन इज गिवन टू द माइनॉरिटीज रिलेटेड टू लैंग्वेज टू सो दैट दे कैन कंजर्व देयर स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। ओके, नेक्स्ट है धार्मिक अल्पसंख्यक। धार्मिक अल्पसंख्यक को आर्टिकल नंबर 30 में दिया गया है। तो क्या दिया गया इनको प्रोविजंस दिए गए हैं, है ना, क्या दिए गए इनको, सुविधाएं दी गई, क्या दी गई? यह शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, ये धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उससे रिलेटेड प्रोविजन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 30 तक। याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है विशेषता अल्पसंख्यक के लिए बनाया गया 29 30। तो आर्टिकल नंबर 20 में भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में दिया हुआ है, 30 में धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में दिया हुआ है। तो 29 भाषाई अल्पसंख्यक क्या है कि कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक जो है, भाषाई अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी रिलेटेड टू जो लैंग्वेज है, वो आपको अपने स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर इसी को कंजर्व कर सकते हैं। यानी जो भाषाई अल्पसंख्यक है वो अपने लिपि, भाषा और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा धार्मिक अल्पसंख्यक, ये धार्मिक शिक्षण संस्थान को खोल सकते हैं और उससे रिलेटेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, 31 जो था, ध्यान दीजिएगा, अगला जो है खत्म होने पर है हमारा फंडामेंटल राइट्स। देख रहे हैं कितना टाइम लगा? अब इसको जैसे मुझे याद है, इन द सेम मैनर यू हैव टू लर्न, ओके, इन ऑर्डर टू क्लियर द वन डे एग्जामिनेशन। ओके, देखिए क्या है, अगला है आर्टिकल नंबर 31। इसको हटा दिया गया है, इसमें संपत्ति का अधिकार था, है ना, संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया। इसको हटा के कहाँ पटक दिया गया बोलो? भाग 12 में, भाग 12 में पटक दिया गया इसमें इसको। ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 300A में आता है। समझ गए बात को? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 में ऐसा हुआ था। याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 31 को संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। भाग 12 में इसको आर्टिकल 13, ये संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल नंबर 31 से निकाल के आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 300A में पटक दिया गया। यानी ये जो संपत्ति का अधिकार था पहले आर्टिकल नंबर 31 में था, अब 300A में है, और ये भाग 12 में आता है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 यानी 1978 में ऐसा किया गया था। ओके, समझ गए? अब इसके बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
दैट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट वन, ओके, देखिए संवैधानिक, है ना, उपचारों का अधिकार, यानी इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या होता है वो समझिएगा। देखो, अगर आपके संवैधानिक, आपको जितना भी मैंने मौलिक अधिकार बताया, इसमें किसी भी अधिकार का हनन होता है, तो आप उस हनन की दशा में क्या करोगे? आप उस हनन की दशा में न्यायालय में जाकर मुकदमा दर्ज कर सकते हो। न्यायालय जो मौलिक अधिकार आपसे छीन गया है उसको वापस दिलाने के लिए रिट जारी करता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी आपसे जो भी संवैधानिक अधिकार छीन गए हैं उसको वापस लगाने के लिए न्यायालय रिट जारी करता है। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, रिट। ठीक है, रिट जारी कर, रिट क्या है? एक तरह का स्टेटमेंट है जिसके द्वारा न्यायालय व्यक्ति जिससे मौलिक अधिकार जो छीन गया है वो मौलिक अधिकार वापस देने के लिए एक पत्र देता है जिसको रिट कहते हैं। ठीक है, तो ये रिट जो रिट जारी करता है, तो ये याद रखेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग रिट जारी करता है। ठीक है, और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है यानी जिसको एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, समझ रहे बात को? एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है, सॉरी हाई कोर्ट, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय को एपेक्स कोर्ट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग रिट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग, है ना, रिट जारी करता है। रिट क्या है? समझ में आ गया आपको क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो मौलिक अधिकार के हनन की दिशा में, यानी यदि आपसे आपका मौलिक अधिकार छीन जाता है, जितना मैंने अभी बताया, तो उस दशा में आप किसी भी न्यायालय में सीधा जाकर केस कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी सीधा जा सकते हो। ऐसे कोई भी मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको नीचे ले कोर्ट से फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। मात्र एक मौलिक अधिकार ही ऐसा विषय है जिसके हनन की दिशा में आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाकर केस कर सकते हो। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार को वापस करने के लिए रिट जारी करेगी। ठीक है, समझ आ रहा है? और आपको आपका मौलिक अधिकार मिल जाएगा। ये रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी करती है और हाई कोर्ट भी जारी करता है, डिपेंड करता है आप कहाँ जाते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो तो आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग रिट हाई कोर्ट रिट जारी करेगी। अब क्या क्या होता है रिट, वो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये 5 होते हैं, ध्यान रखेंगे। देखो, देखें क्या क्या होता है, देखिएगा रिट्स, है ना। पहला है बंदी, 5 तरह के रिट बताए गए हैं ना, रिट 5 होते हैं। ये मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं पीसीएस लेवल पे बताऊंगा, तो अभी आप याद कर लो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कॉर्पस, ठीक है। दूसरा है परमादेश, समझ रहे बात को? मैंडेमस। अगला है कोवेरेंटो, इसको हम लोग बोलते हैं अधिकार परीक्षा। अगला है प्रोहिबिशन, इसको हम बोलते हैं प्रतिषेध। अगला है सर्टियोरोरी, ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं हम लोग उत्प्रेषण। ये 4 तरह का ऐसा एक स्टेटमेंट है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको आपका मौलिक अधिकार वापस कर देती है। यही 5 रिट्स कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, कोवेरेंटो, प्रोहिबिशन और सेंटेरोरी, ये 5 तरह के होते हैं। याद रखेंगे, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोवेरेंटो, प्रोहिबिशन, सेंटेरोरी, सर्टियोरोरी भी बोलते हैं इसको। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो यहाँ पर मेनली आपका खत्म हो जाता है और आपका नेक्स्ट बचा है 30। देखो 12 से 35 मैंने बताया था ना, तो 12 तो हो गया, बचा है आपका 33, 34 और 35। ये एक्चुअली में मौलिक अधिकार हैं लेकिन ये स्पेशल प्रोविजंस में आते हैं, यहाँ से आपको पीसीएस में क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, वनडे एग्जामिनेशन में नहीं। तो ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसको अच्छे से समराइज कीजिए, नोट्स बनाइए। और हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, तो अभी थोड़ा चेंज हुआ है, मैं पर डे के बेसिस पे मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस की वीडियो डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि बिहार एसएससी का एग्जाम सामने है, बिहार वाले टीचर वाला एग्जामिनेशन भी सामने है, तो ये हेल्पफुल होगा बहुत एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और नेक्स्ट आज रात में भी आपको मैथ्स और इंग्लिश के वीडियोज मिल जाएंगे। कल से आपको मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस तीनों के वीडियो मैं डालूंगा। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको आज मैंने याद कराया आपको अच्छे से।
फंडामेंटल राइट, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताया, कब कब मांग रखी गई थी उसकी, कैसे वो भारतीय संविधान में आया, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में हेल्प होगा। और जैसे मैंने याद किया है, आप भी इसको 2-3 बार प्ले करके याद कर लो। ठीक है, ओके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जिनको हेल्प पहुंचानी है वहां तक तो हेल्प पहुंचे, तब तक आप शेयर नहीं करेंगे हेल्प कैसे पहुंचेगा। ओके, सो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।